पुरानी कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यही कहावत सियासत में भी लागू होती है कि जब किसी नेता के बुरे दिन आते हैं तो वो गलत फैसले लेने का काम करता है। जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले एक महीने के दौरान दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लगभग 3 दर्जन नेता उन्हें अलविदा कह चुके हैं, जेजेपी को छोड़ चुके हैं। जो जेजेपी एक महीने पहले तक सत्ता की हिस्सेदारी में मजबूत नजर आती थी, वही जेजेपी बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन खत्म होने के बाद भुरभुरा गई है और उसके विकेट पर विकेट गिरते जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की वर्किंग को लेकर हर नेता ने नाराजगी जताई है। दुष्यंत चौटाला की तानाशाही के चर्चे हैं। दुष्यंत चौटाला की बेवफाई और दुष्यंत चौटाला की झूठ को लेकर भी जेजेपी के पूर्व नेताओं ने एक के बाद एक खुलासे करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की तानाशाही के चलते उनके प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पार्टी को छोड़ गए और वो सोमवार को कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। निशान सिंह जेजेपी के लिए लगातार अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि निशान सिंह जेजेपी के लिए बोझ ही थे। चौटाला परिवार के बीच हुए सियासी संघर्ष में निशान सिंह ने अजय सिंह चौटाला के परिवार का साथ दिया और उसके इनाम के तौर पर ही निशान सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये सच्चाई है, निशान सिंह का ना तो कभी जनाधार था, ना कभी पूरे प्रदेश में सियासी रुतबा था, ना ही उनके किसी वोट बैंक पर पकड़ थी। उन्हें बीसी कैटेगरी के संबंध में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन निशान सिंह एक भी हलके में अपना कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। निशान सिंह इतने फटेहाल सियासी तौर पर नेता थे कि वो अपने बेटे को भी सरपंच बनाने में नाकाम रहे। निशान सिंह का बेटा सरपंची का चुनाव हार गया था। अब आप ही बताइए, जिस नेता का बेटा सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकता है, ऐसे में उसे प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखने के क्या मायने थे। जाहिर सी बात है कि दुष्यंत चौटाला को रिमोट कंट्रोल चाहिए था और उन्होंने बखूबी निशान सिंह का रिमोट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल भी किया। किसी भी फैसले में निशान सिंह की मर्जी नहीं चली थी। निशान सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद ये उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला किसी मजबूत नेता को, किसी असरदार नेता को पार्टी की कमान सौंपेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के सबसे फेल नेताओं में शामिल ब्रिज शर्मा को जेजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है। ब्रिज शर्मा कितने काबिल हैं, कितने दमदार हैं, इसके बारे में आप करनाल में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि करनाल ब्रिज शर्मा का अपना जिला है, अपना शहर है और उन्हें 2019 में जेजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब आप ही बताइए, जमानत जब्ती वाले नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर दुष्यंत चौटाला क्या निकालेंगे। ब्रिज शर्मा तो इतने डरपोक किस्म के नेता हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। करनाल सीट के ऊपर 7 बार ब्राह्मण नेता ही वहां पर एमपी बने हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला चाहते थे कि ब्रिज शर्मा इस बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन ब्रिज शर्मा ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आपको यह भी बता दें कि दुष्यंत चौटाला की सत्ता की भागीदारी में जिन 10 नेताओं ने सबसे ज्यादा फायदा उठाने का काम किया था, उस लिस्ट में ब्रिज शर्मा का नाम भी शामिल है। ब्रिज शर्मा ऐसे नेता है जो सियासत में पिछले 40 साल से एक्टिव हैं और वो चौटाला परिवार के सबसे खासम खास नेताओं में शामिल रहे हैं। चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला थे, चाहे अजय सिंह चौटाला थे और चाहे दुष्यंत चौटाला थे, हमेशा सत्ता की हिस्सेदारी में उन्होंने पूरी मौज कुटने का काम किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपको कभी भी ब्रिज शर्मा के कपड़ों पर आपको कहीं पर भी सिलवट नज़र नहीं आएगी, उनके कपड़ों पर कभी आपको पसीना नज़र नहीं आएगा, उनके कपड़ों पर कभी आपको धूल मिट्टी नहीं नजर आएगी। आए भी क्यों? क्योंकि ब्रिज शर्मा कभी फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो सिर्फ ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में ब्रिज शर्मा लाजवाब हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला की सत्ता की हिस्सेदारी में उन्होंने जमकर माल कमाया और वो सत्ता का पूरा फायदा उठाने में सफल रहे। अब उन्हीं ब्रिज शर्मा को दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है, तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि ब्रिज शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बनाने से दुष्यंत चौटाला को क्या हासिल होगा। तो साफ तौर पर हम ये भी बता देते हैं कि ब्रिज शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर दुष्यंत चौटाला को जीरो मिलेगा, अंडा मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज शर्मा का हरियाणा की पॉलिटिक्स में कोई नाम नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण होने से कोई ब्राह्मणों का नेता नहीं बन सकता है, सिर्फ ब्राह्मण होने से ब्राह्मण वोटरों का समर्थन नहीं मिल जाता है। ब्रिज शर्मा ना तो फील्ड के आदमी हैं, ना मेहनत कश नेता हैं और ना ही उनके साथ में कोई वोट बैंक है। इसलिए ब्रिज शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर दुष्यंत चौटाला को
चवन्नी क्या 4 पैसे का फायदा भी नहीं होगा। यानी दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसे नकली नेता को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है जो सिर्फ निशान सिंह की तरह सिर्फ पद पर बोझ के तौर पर स्थापित होगा। उसको लेकर ना तो संगठन में कोई गुंजाइश है, वो ना ही पार्टी के वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं और ना ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जेजेपी के लिए नए वोटों का जुगाड़ कर सकते हैं। वो सिर्फ मीटिंगों में उसी तरह से हिस्सा लेते रहेंगे जिस तरह से निशान सिंह हिस्सा लेते रहे थे। यानी ब्रिज शर्मा के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने निशान सिंह पार्ट 2 के नेता को कुर्सी पर बैठा दिया है, जो उनकी जी हजूरी करता रहेगा, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा और उनके पार्टी के कामकाज में किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाएगा, किसी तरह का सवाल या निशान नहीं खड़ा करेगा। दुष्यंत चौटाला को नेता भी ऐसे ही पसंद है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, जो उनकी ड्यूटी बजाते रहें, जो उनका हुक्म बजाते रहें और किसी भी मामले में ना करें। इस पैमाने के ऊपर ब्रिज शर्मा पूरी तरह से खरा उतरते हैं और इसलिए शायद उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है। ये सच्चाई भी है, दुष्यंत चौटाला के पास इस समय पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता भी नहीं बचा है जो कोई दमखम रखता हो, जो कोई जनाधार रखता हो, जो अपने इलाके पर पकड़ रखता हो या अपनी जाति में उसका बड़ा रसूख हो। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को मजबूरी और चॉइस दोनों में ही ब्रिज शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बनाना पड़ा है, लेकिन ये जिम्मेदारी साफ तौर पर जीरो नजर आती है, इसका परिणाम भी जीरो नजर आता है और जेजेपी के लिए ये नियुक्ति फिजूल की नजर आती है। ब्रिज शर्मा के चुनावी इम्पैक्ट को लोकसभा चुनाव में जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल की पॉलिटिक्स में ब्रिज शर्मा के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।